हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आई क्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरुद्ध दुबे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ पीसीएस बुक बैंक सीरीज में। विपिन चंद्रा जी की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका जो एमसीक्यू पोर्शन है वो मैं आपके लिए करा रहा हूँ। हालांकि ये बुक जो है पढ़ने के लिए बहुत ही शानदार है। अगर आपने थोड़ा बहुत इतिहास पहले पढ़ा है तो इस बुक को पढ़ने में आपको और गहराई का एहसास होगा, परंतु कई बार इसकी शब्दावलियां समझ में नहीं आती हैं और उस पर कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कई बार स्टूडेंट्स इसको नहीं समझ पाते हैं। इसी चीज़ को सुगम बनाने के लिए यानी कि ईजी करने के लिए हम आपको इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर जो है जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो स्वयं बना करके आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं और उसका आंसर भी बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि वो आंसर्स बुक्स में कहाँ लिखे गए। तो आपको करना सिर्फ ये है कि ये बुक रीड करनी है और उस बुक रीडिंग के दौरान जिस तरीके से जो सीक्वेंस मैं फॉलो कर रहा हूँ आप उन्हीं सीक्वेंस में उस बुक को आप पढ़ते चले जाइएगा, तो आपको बहुत ही इजीली ये किताब समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देख सकते हैं आप जैसा कि यहाँ पर विपिन चंद्रा जी की ये किताब है और इस किताब का ये इंडेक्स पेज है। ये रेड पोर्शन में मैंने उसको लिखा भी है और रेड पोर्शन में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो कंप्लीटेड हो चुकी हैं। जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज उनसे बोलूँगा आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस सीरीज देखिए, वहाँ से सारे एमसीक्यूज आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। और प्रेजेंट टाइम में हम हैं लेसन नंबर 7 में, इट मीन्स लेसन 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेसन 7 में है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसे कि सब टाइटल्स के अंतर्गत ये पूरा का पूरा जो 7th चैप्टर है इसमें कई सारे सब टाइटल्स हैं। उन सब टाइटल्स में हम प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन को कवर कर चुके हैं, साथ ही साथ स्थानीय संस्थाओं के बारे में भी पढ़ चुके हैं और उस पर बनने वाले जो एमसीक्यूज हैं वो देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे या जानेंगे सेना में परिवर्तन से संबंधित, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित और रजवाड़ों के साथ किस प्रकार से संबंध थे, प्रशासन संबंधी क्या नीतियां थी और बाटो और राजकरों की नीति का क्या इम्पैक्ट होता था। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स वहां पर बने हुए हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं और क्या कुछ बचा हुआ है इसमें। ये जमींदारों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षित भारतीयों के प्रति शत्रुता इत्यादि बहुत सारे सब टाइटल्स हैं जो अभी इसी टॉपिक में बचे हुए हैं। सो ये पर्टिकुलर जो लेसन है ये काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रखता है आपको 1857 के बाद के प्रशासनिक सुधारों को और भारतीयों के साथ उनके संबंध किस प्रकार से थे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण घोषणा है आपके सामने कि अगर आप अभी स्टडी IQ IAS पर IAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो बहुत ही शानदार मौका है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन बैच शुरू किया गया था मॉर्निंग का और ये 11 जुलाई से शुरू किया जा चुका है। इसमें अभी भी आप एडमिशन एनरोल करा सकते हो आप अपने लिए, बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं। ये वैसे तो 25,000 का कोर्स है, बट अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे दैट इज विरद लाइव, इसी कोड का इस्तेमाल करने से आपका ये जो कोर्स है वो 18,999 का, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल अगर हम IAS की प्रिपरेशन के हिसाब से देखते हैं। लाखों रुपए जहाँ फीस लगती हैं और उतनी अच्छी सुविधा नहीं मिलती है, वहीं यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में बेहतर से बेहतर सुविधा के लिए जो स्टडी IQ जाना जाता है वो अपनी बेहतर सुविधाओं को और बेहतर बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है लाइव। तो आप इसमें ज़रूर एनरोल करिए अपने आप को। सो बिफोर स्टार्टिंग द MCQ, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। अगर हम 1858 के बाद की सेना का पुनर्गठन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पर सेना के पुनर्गठन की। सेना के पुनर्गठन की बात क्यों आ रही है, उसका रीज़न ये है कि 1858 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी वो आप सब लोगों को मालूम है कि ये एक प्रकार से सैन्य क्रांति के रूप में देखी जा सकती है। हालांकि सैन्य क्रांति के बाद ये नागरिक क्रांति के रूप में परिवर्तित हुई थी। जैसे अवध के बहुत सारे सामान्य सैनिक थे, 1 लाख से भी अधिक सामान्य वर्ग के या सामान्य जनता के लोग थे जिनकी मृत्यु हुई थी या जो शहीद हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो ये एक सैन्य प्रक्रिया के दौरान या सैन्य प्रक्रिया के रूप में क्रांतिकारी विचारधाराएं रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो अब जो प्रशासन है आगे, यानी अब जब 1858 में इस क्रांति को पूरी तरीके से जब दबा दिया गया तो उसके पश्चात ब्रिटिश सेना नहीं चाहती है, ब्रिटिश शासन ये नहीं चाहता है कि दोबारा इस तरीके का किसी भी प्रकार से कोई दोबारा मौका सेना को मिले। तो एक और सैनिक विद्रोह हो सके इसके लिए बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि वो तैयार है इस चीज़ के लिए कि दोबारा विद्रोह ना हो। इसलिए कुछ चेंजेस उसने लाने शुरू किए हैं। जैसे कि अगर हम सेना की बात करते हैं तो सेना में 2 तरीके के सैनिक हैं। एक तो यूरोपीय सैनिक है,
यूरोपीय सैनिक की जब हम बात करते हैं तो मुख्य बात जो है वो आ जाती है ब्रिटिश सैनिक के तौर पर ही आ जाती है। ब्रिटिश सैनिक जो हैं उनकी ही बात आ जाती है, ठीक है। तो एक मुख्य रूप से दूसरी बात यहां पर यह है कि इसमें भारतीय सैनिक शामिल है। भारतीय सैनिक, तो अभी तक क्या था कि भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी, सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रवाद जो है वो पनपना शुरू हो चुका था और इस वजह से उनके अंदर एक यूनिटी आनी शुरू हुई और इसका परिणाम जो है वो 1857 की क्रांति में इनको देखने को मिल गया। तो ये अब ये विचार करते हैं ब्रिटिशर्स, अब ये विचार करते हैं कि ये जो सेना है ना, जिसमें हम यूरोपीय और सैनिक और भारतीय सैनिक रख रहे हैं, इनका जो रेशियो है ये रेशियो एक बैलेंस्ड रेशियो के रूप में होना चाहिए कि अगर कल को ऐसा ना हो कि इनकी संख्या ज्यादा हो जाए। अगर इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी और इस प्रकार से ज्यादा हो जाएगी कि इनके अंदर एक जुटता आने लगे, धार्मिक रूप से या जातिगत रूप से या किसी भी रूप से, तो फिर ये इस जगह पर विद्रोह कर सकते हैं अपनी बटालियन के साथ या दूसरी बटालियन को प्रोवोक भी कर सकते हैं विद्रोह करने के लिए। तो इस पर उनकी आंखें तेज हो चुकी हैं। तो यहां पर यही बात हो गई कि यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब रेशियो देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे कि बंगाल में सेना का रेशियो अगर देखा जाए तो भारतीय सेना और यूरोपीय सेना का अनुपात अगर हम देखें तो 1:2 कर दिया गया, मतलब आधे लोग उसमें भारतीय सेना के रूप में रहे। इसी तरीके से मद्रास और बंबई में सेना का अनुपात और भारतीय सेना का अनुपात अगर हम देखते हैं, यानी यूरोपियों और भारतीयों की सेना का अनुपात देखते हैं, तो 2:5 के रूप में इसको रखा गया। तो एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो इंडियंस हैं, यानी कि भारतीय सैनिक हैं, इनके लिए इनका जो ओहदा है या इनका जो पद है उस पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाना शुरू कर दिया गया कि किसी भी स्थिति में इनका पद कुछ इस तरीके से ना हो कि वो यूरोपीय सैनिकों को लीड करना शुरू करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो ज्यादातर जो अधिकारी वर्ग हैं या फिर उच्च सैनिक वर्ग हैं, उस उच्च सैनिक वर्गों में ये यूरोपीय लोग होते थे और जो इसके नीचे का जो पद हुआ करता था उसमें भारतीय सैनिकों को रखा जाता था। तो ओहदे के हिसाब से देखा जाए तो इनको बहुत बड़े पद नहीं दिए जाते थे। महत्वपूर्ण सैन्य पदों पर जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस पर स्थान किसका होता था, यूरोपीय लोगों का। जैसे कि मान लेते हैं एक उदाहरण के लिए, उदाहरण बुक में भी दिया गया है, जैसे तोपखाने की बात करी जा रही है, तो तोपखाना इत्यादि है, तो इसका नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी होगा, वो यूरोपीय होगा। ठीक है, वो कौन होगा, वो यूरोपीय होगा, वो भारतीय नहीं होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके की चीजें यहां पर हमको देखने को मिलती हैं कि बड़े जो पद हैं, बड़े ओहदे वाले जो पद हैं, वो इंडियंस को नहीं दिए जाते थे, यूरोपियंस को दिए जाते थे। इसके अलावा सेना में जो बटालियंस वगैरह बनने शुरू हुई या फिर सेना में जो कंपनीज वगैरह बननी शुरू हुई, उसमें इस बात का ध्यान दिया जाने रखा गया कि किसी भी तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करी जा सके। अब वहां पर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंट करी जाती थी, उसके लिए इन्होंने ये देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई है, 1857 की क्रांति में दो तरीके की बातें हुई। एक तो ये सैनिक विद्रोह था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भी सैनिकों का ही इस्तेमाल किया गया। तो ये कौन सैनिक थे और ये कौन सैनिक थे, ये वो सैनिक थे जैसे कि ये अवध के थे, ठीक है, झांसी के थे, इस तरीके से। मतलब आपको जो मैंने बताया 1857 की क्रांति का जितना पार्ट, ये कौन सैनिक हैं, ये जो सैनिक हैं ये आ रहे हैं आपके जैसे मान लेते हैं कि पंजाब रेजिमेंट के थे, ठीक है, या तमाम सारे पंजाब थे, जाट थे, ठीक है। तो ये सारे जो सैनिक हैं, या फिर दूसरे जैसे कि आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जो रजवाड़े थे उनके जो सैनिक थे, दक्षिण भारत के जो सैनिक थे, ठीक है, ये सब लोगों ने क्या किया, इनके विद्रोह में शामिल हुए ये लोग, मतलब दबाने के लिए, और इन्हीं की सहायता से ये सैनिक विद्रोह जो हुआ था इसको दबाया गया। तो क्लासिफिकेशन दो तरीके से कर दिया गया, एक तरफ लड़ाकू और एक तरफ गैर लड़ाकू जो है वो जाति के रूप में रिप्रेजेंट करा जाना शुरू किया गया कि ये लड़ाकू जाति है और ये गैर लड़ाकू जाति है। तो ये लड़ाकू और गैर लड़ाकू जाति का मतलब आप समझ गए होंगे शायद, मैंने जो समझाने का प्रयास किया आपको कि ये लड़ाकू जाति क्या है और गैर लड़ाकू जाति क्या है। तो देखिए, लड़ाकू जाति का मतलब वही हो गया 1857 की क्रांति में जो लोगों ने विद्रोह किया वो गैर लड़ाकू हो गए, गैर लड़ाकू,
गैर लड़ाकू, ठीक है। और जो लोग 1857 की क्रांति में इस विद्रोह को दबाने के लिए काम आए वो लड़ाकू के हो गए, मतलब उनको फाइटर्स बोला गया, वो नॉन फाइटर्स हो गए जिन्होंने। तो ऐसा बेसिकली इसलिए किया गया था कि उनको हम सजा दे सकें कि यार आपने तो हमारे साथ धोखाधड़ी करी है, तो उस धोखाधड़ी को समाप्त करने के लिए। क्लियरली रेजिमेंट में जातियों और संप्रदाय के आधार पर कंपनियां बनाई जानी शुरू कर दी गई, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और 1861 में वायसराय कैनिंग को चार्ल्स वुड का एक पत्र प्राप्त हुआ। चार्ल्स वुड जो है उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। ये कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और ये तो थे कैनिंग जो थे, ये वायसराय थे। तो इन्होंने इनको पत्र लिख करके भेजा और उसमें लिखा कि मैं चाहता हूं, या मैं यूं नहीं चाहता हूं कि कोई ऐसी सेना का या ऐसी कोई विशाल सेना का गठन हो जिसके सैनिक आगे चल करके संगठित हो सकें और इतने शक्तिशाली हो सकें कि अपने सेना में विद्रोह करें या दूसरी कंपनी को मोटिवेट करें, बल्कि इसकी जगह मैं ऐसी सेना का गठन होते हुए देखना चाहता हूं कि जिसके सैनिक यदि अगर किसी भी तरीके से विद्रोह करें तो दूसरे रेजिमेंट के लोग उससे बिल्कुल अलग हों, बिल्कुल डिफरेंट हो, उनकी सोच अलग हो, और अगर उनसे हम फायरिंग करने के लिए कहें या गोली चलाने के लिए कहें तो सामने वाले रेजिमेंट पर गोली चलाने से वो कतई ना चूकें। तो इस तरीके का एक पत्र लिख करके इन्होंने वायसराय कैनिंग को दिया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार की सेना को तैयार करने की बात यहां पर हो रही थी। भारतीय सेना के एक और व्यू को देखना बहुत जरूरी है कि भारतीय सेना उस समय, क्योंकि नई तरीके से इसका पुनर्गठन किया जा रहा था, तो नई नई भर्तियां भी शुरू करी गई, तमाम सारी चीजों को यहां पर रखना पड़ रहा था। और उस समय तक भारतीय सेना, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारतीय जो सेना है वो काफी बड़ी सेना हो चुकी थी वर्ल्ड में, और इस नाते वो काफी खर्चीली भी हो गई थी। इसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि करीब करीब 1904 तक अगर हम देखते हैं तो सेना का, भारतीय राजस्व जो है, भारतीय राजस्व का मतलब क्या हो गया? इंडियन जो कलेक्शन हो रहे हैं रेवेन्यू का, तो इंडियन रेवेन्यू जो है उस रेवेन्यू का करीब मोर देन 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन आर्मी पर हो रहा है, यानी कि भारतीय सेना पर हो रहा है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उस समय। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? उसका रीजन ये है कि इस भारतीय सेना का इस्तेमाल केवल भारत की रक्षा हेतु नहीं हो रहा है, भारत की रक्षा हेतु, या फिर यूं कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की रक्षा हेतु इसका काम नहीं हो रहा है, बल्कि रशियन उपनिवेशवाद जो हैं, जर्मनी उपनिवेशवाद जो हैं, इनसे भी इनको हमेशा खतरा रहता था। तो उनसे बचाने के लिए भी इस सेना को डिप्लॉय किया जाता था। साथ ही साथ दक्षिण कह सकते हैं कि अफ्रीका का हिस्सा है या अमेरिका के रीजन है या फिर समुद्र पार के दूसरे जो देश हैं उन पर भी नियंत्रण बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सेवाओं में भारतीय सेना का इन्वॉल्वमेंट रहता था। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स को भारतीय सेना बड़ी रखनी पड़ती थी। ये तो हो गई सेना की बात। दूसरी बात है प्रशासन की। प्रशासन की बात को क्या किया गया? आपको मालूम है कि जो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी थे, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और भारत में सिविल सेवाएं कब से शुरू हुई ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि भारत में सिविल सेना में प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ कब से होना शुरू हुआ। पिछली क्लासेस में ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इन प्रशासनिक सेवाओं में ये जो लोग अधिकारी लोग होते थे, इन्हीं के माध्यम से ब्रिटिशर्स की जो नीतियां हैं वो इंप्लीमेंट करी जाती थी या लागू करवाई जाती थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ये कोई इनके अंदर कोई नेशनलिटी विशेष रूप से उस समय डेवलप नहीं करी गई थी। इनफैक्ट ये ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करते थे और उसको इंप्लीमेंट कराने का काम करते थे। हालांकि सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो 1893 में भारतीय पहले जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर किया वो थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर जी। ठीक है, सिविल सेवा की परीक्षा में पास करने वाले पहले भारतीय थे। और उस समय अगर देखा जाए तो सिविल सेवा में बैठने की एज को कम किया जा चुका था, लेकिन शुरुआत में जब सिविल सर्विसेज आई थी तो उस समय 23 वर्ष जो है ये न्यूनतम आयु रखी गई थी कि आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए 23 वर्ष की उम्र की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन उसे रिड्यूस कर दिया गया 1859 में और 23 वर्ष से घटा करके उम्र जो है वो 19 वर्ष कर दी गई। लेकिन मजे की बात तो ये है कि सिविल सेवा परीक्षा
उस समय केवल अंग्रेजी भाषा में होती थी, पहली चीज तो ये है। और अंग्रेजी भाषा केवल उन्हीं लोगों को आ जा सकती थी जो विदेशों में जाकर के अच्छी इंग्लिश सीख सकें, इंग्लिश वगैरह या फिर दूसरी जो लैटिन लैंग्वेजेस हैं उसको जो अच्छी तरीके से जानता होगा वही सिविल सर्विस निकाल सकता था उस समय। सिंपल सी बात है। इसको सीखने के लिए विदेश जाना पड़ता था, दूसरे देशों में जाकर के उसको सीखना पड़ता था। तो सिंपली ये कहा जा सकता है, इस चीज को बताया जा सकता है कि ये जो इस सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठने वाले लोग हैं ये कोई साधारण लोग नहीं हो सकते थे, यानी कि आम जनता तो इसमें नहीं आ सकती थी। तो उसके लिए तो लगभग दरवाजे बंद ही थे भारतीयों के लिए, ऑलमोस्ट बंद थे। लेकिन फिर भी जैसे सत्येंद्रनाथ जी ने जब क्लियर किया उसके बाद से हर एक साल अगर देखा जाए तो एक आध भारतीयों का अपॉइंटमेंट हो ही जाता था। लेकिन एक भारतीय, दो भारतीय के अपॉइंटमेंट होने से क्या होगा, मतलब ना के बराबर एक तरीके से कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट होता था। और वो काम वही करते थे जो ब्रिटिशर्स उन्हें सौंपते थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो उन्हीं के एजेंट के रूप में रिप्रेजेंट होते थे। 1893 में भारतीय जो सचिव हैं, यानी कि वही भारत सचिव जिनको बोला जाता है, भारत मंत्री जिनको बोला जाता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, लॉर्ड किम्बरले हैं। उन्होंने कथन दिया है कि सिविल सर्विसेज के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया होगा? सिंपल सी बात है कि अगर इन सब चीजों को मैनेज करने में इंडियंस की भागीदारी अगर बढ़ गई तो सिंपली ये आगे चल करके अपने देश को कहीं ना कहीं जागरूकता के एक नए सिरे तक पहुंचा सकते हैं या ले जा सकते हैं। तो उस चीज को बनाए रखने के लिए, उस चीज को मेंटेन करने के लिए यहां ये जरूरी था कि सिविल सर्विसेज में यूरोपियंस का जो एंट्री है वो ज्यादा रहे, ठीक है। और इस चीज का ख्याल भी रखा जाता था, इसी वजह से इस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में उन्होंने क्या देखा कि जो 1857 की क्रांति है उसको दबाने में तमाम सारे राजा रजवाड़ों का भी साथ था। और एक बात यह भी थी कि 1857 की क्रांति हुई ही इसीलिए थी, या होने में एक प्रमुख कारण यह भी था कि 1857 की क्रांति से पहले तमाम सारे राजाओं से उनके राज्य जबरदस्ती छीने गए, हड़पे गए, उत्तराधिकार के नियम और तमाम सारे इधर उधर के नियम लगा करके। तो जब ये 1857 की क्रांति खत्म हो गई तो इस चीज को एक्सेप्ट करने में ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि हमें उन राजे रजवाड़ों के साथ भी संबंध बना करके रखने चाहिए, क्योंकि ये नहीं होते यदि अगर, तो ये जो तूफान आया था उसमें तो हम लोग बह ही गए होते। लॉर्ड कैनिंग ने ये बात कही ही थी। तो स्वाभाविक सी बात है इनका रोल हमें बना के रखना पड़ेगा और इनका विश्वास हमें बना करके रखना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर एक पॉइंट हुआ कि जो राज्य थे वो वापस लौटा दिए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य में उत्तराधिकार का जो नियम बनाया गया था, उत्तराधिकार का मतलब सक्सेसरशिप का जो रूल बनाया गया था कि अगर आपके पास में कोई दत्तक पुत्र है, यानी कि गोद लिया हुआ यानी अडॉप्टेड, अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है तो आप उसको राजा नहीं बना सकते थे। तो उस नियम को समाप्त कर दिया गया, अर्थात गोद लेकर के भी आप अपने उत्तराधिकारी को राजा बना सकते थे या अगला उत्तराधिकारी चुन सकते थे। साथ ही साथ इस बात का भरोसा दिलाया गया कि आपका राज्य आपसे कभी भी आगे छीना नहीं जाएगा। और इस बात का असर यह हुआ कि आगे चल करके राजे रजवाड़े जो है पूरी तरीके से ब्रिटिश सत्ता के एक बार फिर अधीन हो गए, या यूं कह सकते हैं कि उनका भरोसा जीतने के लिए इनके लिए एक अवसर और मिल गया। साथ ही साथ जो भारत ही नहीं, भारत के आसपास का जो पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जिसको कहते हैं, भारतीय उस उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश सत्ता को कायम करने के लिए तुरंत भारत की साम्राज्ञी के रूप में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और कब किया गया? 1876 में। तो ये भी एक पॉइंट है जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। इसके अलावा तमाम सारी प्रशासनिक नीतियां उन्होंने चेंज करी हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे 1857 की क्रांति में एक कारण यह भी था कि बहुत तेजी से आधुनिकीकरण होना शुरू हुआ था। आधुनिकीकरण जो है वो रिफॉर्म्स के तौर पर आया था, जिसमें आपने राजा राम मोहन राय और तमाम सारे लोगों का नाम सुना था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए, राजा राम मोहन राय हुए, दयानंद सरस्वती हुए, तमाम सारे लोग थे। तो उन लोगों ने यहाँ पर रिफॉर्म करने की बात इस तरीके से करी थी कि वेस्टर्न कल्चर को अपना करके हम इंडियन कल्चर में उसको इंक्लूड करेंगे और इंडियन कल्चर को और बेस्ट बनाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडियंस थे वो इन सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनका मानना था कि भारतीयों को बरगलाया गया है और इस तरीके से बात ये लोग कर रहे हैं। तो वो जब उस समय जो आधुनिकीकरण जो होता था, यानी कि मॉडर्नाइजेशन जो होता था, उसको बहुत सोच समझ के मतलब नहीं करते थे, ठीक है करने देते थे या हल्का हल्का सा पॉइंट्स वहां पर आता था। लेकिन यहां पर अब क्या किया गया
कि अब जो मॉडर्नाइजेशन है वो थोड़ा सा सोच समझ के किया जाना शुरू किया गया, और इस मॉडर्नाइजेशन को थोड़ा सा फोर्सफुली इंप्लीमेंट भी करा जाना शुरू किया गया, ठीक है, जिससे कि जो वेस्टर्न पॉलिसीज हैं उसको आसानी से लागू किया जा सके, इनके ऊपर इनकी इच्छा पर ना छोड़ा जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि बांटो और राज करो की नीति, वो वाली जो आपने हमेशा पढ़ रखी है, हिंदू को मुसलमान से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय से बांट करके बांटना जो है वो जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें एक राष्ट्रीय एकता दिख गई थी ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्रांति देखने, और खासकर वो एकता हिंदू और मुसलमान की थी। इसी वजह से उन्होंने, जब 1857 की क्रांति हुई तो बहुत बड़े तौर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेदभाव डालना शुरू किया। शुरुआत में मुस्लिम्स को हिंदुओं के अगेंस्ट किया, हिंदुओं को मुस्लिम्स के अगेंस्ट किया, और बाद में ये टेक्निक पलट दी गई और मुसलमानों को हिंदुओं के विपरीत ले जा करके उनके प्रति कह सकते हैं कि दुश्मनी के बीज जो है उन्होंने बोने शुरू कर दिए। और दुर्भाग्यवश ये बीज तब तक भी रहा जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, और इनफैक्ट भारत की आज़ादी के बाद उसके टुकड़े होने या फिर उसके विभाजित होने की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं यहीं से फलित होना शुरू होती है। बाय द वे, ये मैंने आपको बताया आज का सार, और अब हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज। इस प्रकार में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय सैनिकों की विद्रोह की क्षमता को कम करने के लिए क्या किया गया? जरा अब 4 ऑप्शंस हैं। सेना पर यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सावधानी से सुनिश्चित किया गया, क्या यह कथन सही है? दूसरा, सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, महत्वपूर्ण सैन्य विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में रखे गए, भारतीयों को अब अधिकारी वर्ग तक प्रोन्नत करने का प्रावधान हुआ। तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा सही लगता है आपको। भारतीय सैनिकों की विद्रोह की क्षमता को कम करने के लिए सेना पर यूरोपीय सैनिकों का वर्चस्व सावधानी से सुनिश्चित किया गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, ये भी बात सही है, मैंने अभी आपको रेशियो भी दिखाया था, ठीक है। और महत्वपूर्ण सैन्य विभाग पूरी तरह यूरोपियों के हाथों में ही रखे गए, जैसे एक उदाहरण भी मैंने आपको दिया था तोपखाने का। तो तीनों कथन सही है। चौथे कथन में लिखा है भारतीयों को अब अधिकारी वर्ग तक प्रोन्नत करने का प्रावधान हुआ, बिल्कुल नहीं, उन्हें इस हद तक प्रोन्नत नहीं किया सकता था कि उनका वर्चस्व बढ़े और वो यूरोपियन सैनिकों को जो है वो काबू कर सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये अन्य 3 से डिफर है, सो दैट वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया क्यों अलग है या फिर क्यों ये उसको उत्तर के रूप में लिया जा रहा है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। लिखा हुआ है भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया? तो आप बताइए भारतीय सेना का जो रिफॉर्म किया गया इंडियन आर्मी में वो किस प्रकार से किया गया है? पहला है संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति के आधार पर। संतुलन और जवाबी संतुलन की नीति के आधार का मतलब यह है कि यूरोपियन और इंडियन जो बैलेंसिंग है वो होनी चाहिए। इसके अलावा कोशिश ये करी जाए, जो मैंने आपको बताया था ना लड़ाकू और गैर लड़ाकू, तो जो गैर लड़ाकू वाले हैं उनको कम किया जाए और लड़ाकू वाली जो संख्या है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए, यानी दूसरे जो रेजिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। बांटो और राज करो की नीति के आधार पर सैनिकों की भर्ती हो, जैसे कि आपने देखा सैनिकों की भर्ती में बांटो और राज करो के आधार पर भर्ती किस प्रकार से हो सकती है? सांप्रदायिकता के आधार पर हो सकती है, जाति के आधार पर हो सकती है, धर्म के आधार पर हो सकती है, क्षेत्र के आधार पर हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने शुरू करी। भर्ती में जाति, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव के आधार पर पुनर्गठन किया गया। डेफिनेटली ये तीनों आधार जो है वो लागू किए गए थे। इसका मतलब इसके सारे आंसर सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है ना कि जब रिफॉर्म किया गया तो इस तरीके के रिफॉर्म सामने लेकर के आए गए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है 1857 तक ब्रिटिश भारत की सेना का सबसे बड़ा भाग किन भारतीयों का था? आपको बताना है 1875 तक, सॉरी 57 नहीं, मैं उस तरफ से देख रहा था, थोड़ा उल्टा हो गया। 1875 तक ब्रिटिश भारत की सेना का सबसे बड़ा भाग किन भारतीयों का था? यानी आपको बताना है 1875 तक ब्रिटिश भारतीयों में सबसे बड़े पोर्शन में कौन आया? पंजाबी आए या फिर गोरखा आए या फिर पठान आए या फिर अवध के सैनिकों? अवध के सैनिकों का रोल तो बहुत ज्यादा कम हो गया, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा।
इन लोगों को शामिल किया गया था क्षेत्रवाद के आधार पर। इसमें सबसे ज्यादा स्थान जो था वो पंजाबियों का था, क्योंकि 1857 की क्रांति में इनका रोल काफी ज्यादा देखने को मिला था ब्रिटिशर्स के तरफ से। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहां पर एक कथन और कारण का भी प्रश्न है। कथन कहा जा रहा है भारतीय सेना 1904 तक बहुत अधिक खर्चीली हो गई थी, जिस पर लगभग भारतीय राजस्व का 52% खर्च होता रहा। मैंने बताया 50% से अधिक खर्चा होता था। तो 1904 तक बहुत अधिक खर्चीली हो गई, जिस पर भारतीय राजस्व का 52% तक खर्च होता रहा। स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यानी कि ए वाला ऑप्शन तो सही लिखा है। स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। स्टेटमेंट ए के सत्य होने के लिए एक तो ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। डी इसका आंसर नहीं हो सकता है। एलिमिनेट अगर किया जाए तो डी तो आंसर नहीं होगा। अब देखते हैं क्या ए का कारण आर में लिखा हुआ है। भारतीय सेना एक से अधिक उद्देश्य पूरी कर रही थी, डेफिनेटली कर रही थी, तभी खर्चा बढ़ा था। रूसी, फ्रांसीसी और जर्मन साम्राज्यवादियों की रक्षा का काम भी भारतीय सेना के हाथ में था, बिल्कुल। और इस वजह से एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा होता था इंडियन आर्मी का, और एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो यानी कि सेना बढ़ती भी थी और बड़ी होने के कारण खर्चे भी बढ़ जाते थे। तो डेफिनेटली इसका कारण जो ए आर लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिखा है 1863 में इंडियन सिविल सर्विस की वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा डेफिनेटली। सभी स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर यहां पर आना चाहिए। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस की वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। जल्दी से बताइए सही है जवाब या नहीं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए आयु को 23 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया? यानी 23 वर्ष की आयु को रिड्यूस करके 19 वर्ष किस वर्ष किया गया है सिविल सेवा में बैठने के लिए? और यह किया गया है 1859 में किया गया। कब किया गया? 1859 में। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। ये स्टैटिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं छोटे छोटे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मैचिंग में हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाएं, या फिर आप डिफरेंट स्टेट्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो ये मैचिंग में आ सकता है। अगर आप एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ इस तरह के राज्यों की बात करते हैं तो सीधा इसी तरीके का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो इसके लिए। 1893 में किस भारत सचिव ने यह व्यवस्था रखी कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा एक पर्याप्त संख्या का होना अत्यंत आवश्यक है? आपको उस इंडियन सेक्रेटरी का नाम बताना है जिसने ये कहा था कि सिविल सर्विस के सदस्यों में यूरोपियों की हमेशा संख्या ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज लीड नहीं कर पाएंगे। तो ये किस भारत सचिव का कथन है? तो ये कथन है लॉर्ड किम्बरले का। किसका कथन है ये? लॉर्ड किम्बरले। ध्यान रखेंगे, ठीक, लॉर्ड किम्बरले। लांसडाउन ने भी आगे चल करके इस चीज को फॉलो किया था। अगला एक और क्वेश्चन है आपके पास में। 1857 की क्रांति के बाद घोषणा की गई कि भारतीय शासकों को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी जाए और उनके राज्यों को कभी भी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। ऐसी घोषणा जो है वो 1857 की क्रांति के बाद की गई। ये बात तो सही है, यानी इसमें ये जो ए लिखा हुआ है, कथन ए जो लिखा है वो सही है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा के सही होने की संभावना है, चौथा बिल्कुल गलत है। आर क्या कह रहा है? विद्रोह के अनुभव से ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास दिला दिया। यानी कि जब विद्रोह हुआ तो उससे ब्रिटिशर्स ने कुछ सीखा, वो एक्सपीरियंस किया। उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? कि उन्हें विश्वास हुआ कि भारतीय जनता के विरोध या विद्रोह की स्थिति में रजवाड़े उनके कारगर सहयोगी हो सकते हैं। यानी कि फर्दर भी कभी अगर विद्रोह हुआ तो इन लोगों ने हमारा साथ दिया था, और यदि अगर हम इनके साथ संबंध बना के रखेंगे और इनकी कुछ बातें मान करके रखेंगे तो डेफिनेटली ये हमें आगे भी सहायता करेंगे। सो दिस वाज ऑल्सो ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए। तो यहां पर बिल्कुल सही बात लिखी, कथन ए और कारण आर सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप ये समझ पा रहे हैं ना इसमें क्या लिखा है? इसको मैं अभी थोड़ी देर पहले क्लास में समझा चुका हूं। शुरुआत जब क्लास की थी
तो जो मैं डिटेल करता हूं तो उसमें समझा देता हूं आप लोगों को। सो सिंपली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नाउ, किस वर्ष रानी विक्टोरिया ने भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन की सत्ता पर जोर देने के लिए भारत की साम्राज्ञी, भारत की, यहां पर एक टर्म और अगर लिख दें तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वैसे ठीक लिखा है ये लेकिन फिर भी के लिए भारत की साम्राज्ञी का पद संभाला, तो वो वर्ष कौन सा है? 1876 है, 1888 है, 1811 है या फिर 1911 है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। इसके बारे में भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस बारे में, और ये कहा गया कि अब देखिए इसका प्रभाव क्या हुआ, ऐसा करने का प्रभाव क्या हुआ कि भारत पर ब्रिटेन की जो महारानी है उनका प्रभाव सीधे तौर पर हो गया, यानी ब्रिटिश क्राउन जिसको बोलते हैं ना, ब्रिटिश क्राउन, उसका रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली होना शुरू हुआ। और अब ये कह करके होना शुरू हुआ, हालांकि डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन तो 1858 से ही होना शुरू हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे 1876 है, लेकिन 1857 के बाद क्या हुआ? 1858 का एक्ट आया, फिर तमाम सारे चेंजेस उसमें आया, और फाइनली 1876 में क्या हुआ कि भारत की महारानी अब जो है वो विक्टोरिया हो गई। सिंपल सी बात है। तो बाकी के जो राजा महाराजा थे इनका क्या हुआ? राजा महाराजा हैं, रजवाड़े हैं, तमाम सारे नवाब्स हैं, ये तो अपने अपने राज्य के राजा हुआ करते थे, इनका क्या हुआ? अब ये राजा के ऊपर राजा आ गया एक और, मतलब वो तो महारानी आ गई है सीधा। तो अब क्या होगा? तो इनसे कह दिया गया कि तुम राजे हो, कुछ नहीं हो, मतलब राजे हो ठीक है, राजा बने रहो, लेकिन तुमको अपना राजत्व जो है यानी कि क्राउनशिप जो है वो इनके अंडर में ही चलानी पड़ेगी, अदरवाइज हम तुम्हारी जो यहां पर ये कहा गया था ना, ये पिछले वाले क्वेश्चन में जरा देखिए, अदरवाइज ये वाला जो पार्ट है कि ये उत्तराधिकारी को गोद लेना, फिर हम तुमको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, फिर हम तुम्हारे राज्य को कभी छीनेंगे नहीं, हम तुमको राजा मान के चलेंगे, ये वाला वगैरह जो घोषणा है ना, इसको हम वापस ले लेंगे, ये बात यहां पर उन्होंने कही। और फिर इनके पास एक ही ऑप्शन रहा कि हाँ भाई ठीक है, हम इनकी आधीनता स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से फोर्सफुली ये काम करा जाना शुरू किया गया। तो ये किया गया था 1876 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा आज के क्वेश्चन में फिलहाल यहीं तक था, अब मुझे लगा कि एक और क्वेश्चन होगा, पर ये अभी भी क्वेश्चंस की सीरीज बाकी है, क्योंकि इस चैनल की इस चैप्टर की डेप्थ जो है अभी बाकी है। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं 1858 से लेकर के, यानी 1857 की क्रांति के बाद से लेकर के जब तक पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं हो गई चीजें और न्यू चेंजेस नहीं आ गए, या यूं कह सकते हैं गांधी एरा नहीं आ गया, तब तक इसके इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखे जाते रहे। तो इसी वजह से इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप यहां पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। साथ ही साथ स्टडी IQ PCS यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और PCS स्टडी IQ PCS टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ढेर सारे स्टडी मटेरियल, क्विजेज, डेली अपडेट्स और तमाम सारे लिंक्स जो हैं आपको वहां पर अपडेट की जाती हैं, जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्लीज़ ज्वाइन स्टडी IQ PCS टेलीग्राम चैनल 2। आई होप कि आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा और आप सभी लोगों ने इसे अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू।